तो दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2019 सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो उसके ऑप्शन हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमें जो है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जितने बनते हैं वो भी सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन का सीधे से आंसर दे देना ये तो हमें बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन जब हम ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में हमारे बनते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं हम नए सेशन की ओर, यूपी टेट 2019। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसमें, मानव विकास का प्रारंभ होता है क्या पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था से, या गर्भावस्था से? तो जब मानव विकास का प्रारंभ होगा वो गर्भावस्था से शुरू होता है, क्योंकि कहते हैं कि लगभग बच्चे का 90% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हमारे गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो ये विकास का प्रारंभ हो गया गर्भावस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक क्या BF स्किनर हैं, या फिर RM ज्ञानी हैं, या IP पावलोव हैं, या EL थांडाइक हैं? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है RM ज्ञानी की, तो दूसरे का ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? क्या स्टेनले हॉल का है, या सिम्पसन का है, या क्रो एंड क्रो का है, या जर्सील्ड का है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध का, इसमें जो है किशोरावस्था की बात की है तो स्टेनले हॉल ने की है, और इनका ट्रिपल एस का एक फॉर्मूला है स्ट्रेस स्टॉर्म करके, ये स्टेनले हॉल होगा। तो किशोरावस्था की बात होगी तो स्टेनले हॉल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 36। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने का पठार की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका होगा? क्या हॉलिंगबर्ग का है, रॉस का है, स्किनर का है, गेट्स व अन्य का है? तो जो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का प्रमुख अवलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं है, मतलब जीरो उन्नति है। तो इसको किसने दिया था? रॉस ने दिया था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अगर छात्र समस्यात्मक बालक है तो उसको परामर्श देना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? परामर्श देना होगा, फिर निदान होगा, फिर उपचार होगा, फिर मूल्यांकन होगा। तो पहले क्या देंगे? हम परामर्श देंगे। तो इस 6वें का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः स्थित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? पहले हम ये जानेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होगी। तो इसमें जैसे खेल कूद है, मनोरंजन है, एक्टिविटी है, जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, नैतिक सारे तरीके के विकास होंगे। तो वो इसीलिए पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराई जाती है स्कूलों में जिसमें खेलकूद होगा, मनोरंजन होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? पूछ रहा है नहीं किया है। क्या स्किनर ने, BS ब्लूम ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने? तो अधिगम सिद्धांत नहीं दिया तो BS ब्लूम ने नहीं दिया। शिक्षण सिद्धांत जो है
वीएस ब्लूम ने नहीं दिया। वीएस ब्लूम ने क्या दिया था? शिक्षण सिद्धांत दिया था। इनकी एक बुक थी ए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्लूम का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में अवरोधन का मतलब है रुकावट। का क्या तात्पर्य होगा? बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। तो देखिए, अवरोधन का मतलब होगा रुकावट। इसको किसने दिया था? हैरटॉग समिति ने दिया था। इसमें क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक जो है समय तक एक ही कक्षा में बच्चे का रहना ही अवरोधन, शिक्षा अवरोधन कहलाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण या प्रस्तावना में, समापन में, प्रदर्शन में या उद्दीपन परिवर्तन कौशल में? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण मतलब बच्चों को परिचित कराना। पहले हम एक पाठ योजना बनाते हैं। कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाना है बच्चे को, तो पहले हम एक पाठ योजना बनाएंगे, फिर उसको बच्चे से रिलेट करेंगे। बच्चे ने अपने विद्यालय, अपने समाज, अपने परिवार में उस चीज को देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, तो बच्चे से हम पहले उस पर चर्चा करेंगे, बच्चे को उस चीज से हम परिचित कराएंगे। जैसे हमने टॉपिक ले लिया कुआं। कुआं, तो कुआं बच्चा अपने गांव में, अपने घर में या अपने अगल बगल देखा होगा, तो फिर वो उसको उस कुएं के बारे में और अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो ये पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? प्रस्तावना कौशल की बात होगी। तो 10 का ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसमें बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? प्रज्ञा मतलब होगा यहाँ पे बुद्धि, और बहुविमात्मक का मतलब होगा मतलब बहुत प्रकार के। तो इसको किसने दिया? स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर या गोल्डमैन? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका लैंग्वेज मॉडिफाई करके तब पूछा गया है, और ये पूछा क्वेश्चन यही है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में या पढ़ने में? तो अगर डिस्लेक्सिया की बात होगी तो पठन विकार से संबंधित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। पूछ रहा है, नहीं है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षक की भूमिका है कि बच्चों को प्रोत्साहित करो। शिक्षक को सीखने में अक्षम और अतिरिक्त समय देना चाहिए। हाँ, ये भी सही है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन क्या नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये शिक्षक की भूमिका है। तो इसका 13 का ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, रोक देना, अनुमति नहीं देना, हतोत्साहित करना। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ये हो गया ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? सामाजिक विकास से या भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से? तो बच्चे की वृद्धि की बात होगी तो वो शारीरिक विकास से संबंधित होगा। इसमें जो है फ्रैंक नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा वृद्धि एक कोष की विस्तार है, तो शारीरिक विकास से संबंध होगा। तो 15 का डी ऑप्शन चाहिए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा था? गिलफोर्ड, स्किनर या वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो ने?
तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की बात कही गई है, तो इसको गिलफोर्ड ने कहा था। इसका सही ऑप्शन गिलफोर्ड होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इसमें हमें मैच करना है। मेर है, आशुवेल है, ग्लेजर है और गार्डनर है। तो देखते हैं हम किसका संबंध किससे बनता है। तो पहले अगर हम देखते हैं ग्लेजर का, तो ग्लेजर ने जो है ना बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था। तो पहला इससे इसका मिलान होगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। तो सी का कौन सा हो गया, ए हो गया। फिर बात करते हैं हम ब्रूनर की। ओ सॉरी, ग्लेजर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रूनर, ये नर नहीं ब्रूनर है। तो ब्रूनर की बात करेंगे तो ये हो गया संप्रत्यय सिद्धांत, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो इसका हो गया ए। अब ये आशुवेल की बात करेंगे तो अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, तो ये इससे हो गया, तो इसका हो गया बी। तो बचा गार्डनर, तो गार्डनर का लास्ट वाला हो जाएगा डी, ये हो गया। तो सी डी बी ए इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा? समस्या समाधान का प्रथम चरण, समस्या समाधान के प्रथम चरण की बात होगी तो सबसे पहले क्या होगा? समस्या की पहचान होगी या फिर परीक्षण होगा या परिकल्पना होगी, आंकड़ा सुन। समस्या समाधान का पहला चरण पूछा, अगर समस्या है कोई तो उसका समाधान आप पहले कैसे निकालेंगे? जब तक आपको उस समस्या के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होगी कि समस्या कौन सी समस्या है हमें, तब तक आप उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। तो 18 का ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब उसके बालक के सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होना, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रहेगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सबसे अधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तब मतलब सर्वांगीण विकास होगा, तब बालक अधिगम सर्वाधिक उसका प्रभावशाली होगा। तो 19 का ए ऑप्शन सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। स्मृति एवं बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसका पहला ऑप्शन मतलब अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी, सामान्यीकरण में प्रस्तुतिकरण सबसे सही ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है क्वेश्चन नंबर हमारा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्रिफोर्समेंट थ्योरी किसे कहेंगे? क्या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, सूझ का सिद्धांत को, क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? तो पुनर्बलन के सिद्धांत की बात हुई है, तो पुनर्बलन के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो पावलोव का है। रिफोर्समेंट थ्योरी की बात है तो ना वो उद्दीपक अनुक्रिया की होगी ना सूझ की होगी, वो होगी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। 22 है क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, बात कर रहा है। तो इसमें ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में नहीं है, तो क्या प्रतिबिंबात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञ अवस्था? आंत प्रज्ञ अवस्था नहीं है, तो 22 का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। हाँ, 5 पदों का वर्णन किया। तो पहला इसमें खोज हो जाएगा, दूसरा होगा प्रस्तुतिकरण
और तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण, और चौथा हो जाएगा संगठन, पांचवा हो जाएगा वाचन अभिव्यक्ति। इनका सही क्रम होगा। तो मॉरिसन के बोध स्तर में 4 चरण कौन? खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, अभिव्यक्तिकरण। तो ये इसका सही सीक्वेंस होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? हमारे ज्यादातर क्वेश्चन में होता है कि नहीं है, संबंधित नहीं है, और हम जल्दी जल्दी में संबंधित है वाला टिक कर जाते हैं, क्योंकि एक दो ऑप्शन स्टार्टिंग वाले सही ही होते हैं, तो हमें लगता है कि ये नहीं नहीं हाँ ही पूछ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें नहीं पर ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो क्या अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान या अनुमूल्यन? तो इसमें सही देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 चरण होते हैं। पहले ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, लेकिन बात होगी अनुमूल्यांकन, ये नहीं होता।